ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी फिटर थ्योरी की क्लासेस चल रही थी आईटीआई सेकेंड ईयर के लिए, उसका जो है पार्ट 33 सॉल्व करेंगे। ठीक है। और जो आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर टोटल कितने पार्ट आने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं इसके बाद सिर्फ एक पार्ट और आएगा, उसके बाद आपका जो है थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। टोटल 34 पार्ट आएंगे। आज मैं आपको 33 करवाने वाला हूं, 33 वाला करवाने वाला हूं। ठीक है। एक पार्ट और रह जा रहा है आपका। जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा, उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा www.globalit.org। बीच में कमेंट आ रहे थे कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, आप सारे पीडीएफ कंप्लीटली अपलोड हो चुके हैं। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा भी देता हूं ना कहां पे अपलोड है। आपको अपने मोबाइल फोन में ग्लोबल आईटी सर्च करना है। जैसे गूगल में ग्लोबल आईटी सर्च करेंगे, पहली वेबसाइट globalit.org के नाम से मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नया टैब इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन है होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स से नॉर्मली आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए राइट साइड कॉर्नर में जो 3 डॉट बना उस पर क्लिक कर लेंगे। ये सारे ऑप्शन आपके सामने होंगे। यहाँ से आईटीआई कोर्स को सेलेक्ट करना, जैसे सेलेक्ट करेंगे सेकंड नंबर पर फिटर थ्योरी मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। नया टैब इस तरह से ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे। दो है फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। ठीक है, आप सेकंड ईयर के सेकंड ईयर पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करेंगे, नया टैब इस तरह से ओपन होगा, नीचे को स्लाइड करेंगे और यहाँ पर देखिए क्या है, फिटर थ्योरी सेकंड ईयर पीडीएफ क्वेश्चन बैंक नहीं, पार्ट 1 से पार्ट 10 तक पूरा अपलोड है। 10 पार्ट में आपके पूरे क्वेश्चन हैं। ठीक है, किसी भी पार्ट को डाउनलोड करना, जैसे मैं लास्ट वाला करके दिखा दूं आपको। 10वें पे है, मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपका इस तरह से ओपन होगा, पार्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं पूरा 510 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके अब तक टोटल कितने होंगे, टोटल 510 क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल अच्छा क्लियर दिख रहा होगा और अच्छी बात है कि सबका आंसर उसके साथ है। तो इनको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब डरने की बात नहीं है, सारा पीडीएफ आपके सामने है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मशीनों के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है। भाई मशीनों में जो फाउंडेशन बोल्ट लगाया जाता है, फाउंडेशन के बारे में हमने इसके जैसे पिछले पार्ट में पढ़ा था। फाउंडेशन में क्या होता है भाई, कोई भी मशीन अगर हमें, जैसे नॉर्मल कोई मशीन आप रख दोगे उसे चलाओगे तो मशीनों में वाइब्रेशन होगा, वो अपने स्थान से वाइब्रेशन की खिसक करके इधर उधर जाने लगा। तो मशीन एक जगह पे फिक्स रहे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मशीन के लिए ईंट बालू वगैरह से जोड़ करके स्क्वायर आकृति में क्या करते हैं, फाउंडेशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं हम लोग, फाउंडेशन बना देते हैं। और फाउंडेशन में मशीन का जो बेस होगा, बेस में क्या होगा, बेस में जो होल रहेगा उस हिसाब से जितना होल है उसी साइज के माप करके हम लोग क्या करते हैं, 4 यहाँ पे फाउंडेशन बोल्ट, फाउंडेशन में जो बोल्ट डालते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। ठीक है, फाउंडेशन बोल्ट हम लोग पीछे देखा हुआ था कि आई बोल्ट था, बेंट बोल्ट था, तो वो सब फाउंडेशन बोल्ट के टाइप थे। तो फाउंडेशन बोल्ट इसमें लगा दिया जाता है। तो ये पूछा है कि मशीनों के लिए जो फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है। देखिए कंपन निरीक्षण करने के लिए, देखिए इसका निरीक्षण से कोई मतलब है नहीं, मशीनों को मजबूती से पकड़े। बिल्कुल सही बात। हम लोग भाई फाउंडेशन में फाउंडेशन बोल्ट क्यों लगाते हैं, ताकि जब मशीन का बेस यहाँ पर आए तो फाउंडेशन बोल्ट जो है मशीन के बेस के होल में चला जाए और नट टाइट कर देंगे तो जो फाउंडेशन बोल्ट रहेगा वो मशीन को मजबूती से पकड़ करके रखेगा। तो यही काम है इसका। तो ऑप्शन भी सही होगा, होल्ड मशीन फर्मली, मतलब मशीन को मजबूती से पकड़ के रखे, यही फाउंडेशन बोल्ट हमारा इसलिए आवश्यक होता है मशीनों में। ठीक है, चलिए अगला है स्लिंग हुक का सामग्री क्या है। स्लिंग हुक क्या, देखिए जो हम हुक वगैरह, जैसे कोई भी क्रेन वगैरह है, कोई भी पुली ब्लॉक है, तो भार को उठाने के लिए लास्ट में देखेंगे ऐसे हुक लगा होता है, हुक में ही भार को फंसा करके उठाया जाता है। तो ये जो हुक होता है हमारा, ये पूछ रहा है, इसी को स्लिंग हुक बोल रहा है कि ये जो हुक है हमारा, इसका सामग्री क्या है, किस मटेरियल का हुक बनाया जाता है। तो जो हमारा हुक बनाया जाता है ना, वो हाई टेंसाइल स्टील का बनाया जाता है। किसका, हाई टेंसाइल स्टील का हमारा हुक बना होता है। क्योंकि हुक पे हमें क्या करना है भाई, भारी भार को, भारी वजन को हुक के सहारे ही तो उठाना है, इसलिए इसका हाई टेंसाइल होना चाहिए, मतलब टेंसाइल क्षमता। क्योंकि कोई भी भार इस पे जब लटकाया जाएगा, जब आप उठाओगे तो जिस मशीन से खींचोगे, रस्सी या वायर रोप जो भी लगा होगा, वह इसको हुक को ऊपर की तरफ खींचेगा और जो इस पे लोड लगा होगा वो नीचे की तरफ खींचेगा। तो दोनों इस पर क्या करेंगे, एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, लोड इसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों के द्वारा इस हुक पर टेंसाइल फोर्स लगेगा। अगर आप इस पेन को पकड़ो और इधर दोनों साइड खींचो इसको, तो जब खिंचाव लगाया जाता है, जब खिंचाव बल लगा हुआ तो उसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं। तो यहां पर भी वही होगा, रोप जो होगी क्रेन के साथ लगी होगी, इसको हुक को ऊपर खींचेगी और जो इस पे लोड लगाया गया होगा, लोड जिसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोड इसको नीचे खींचेगा, तो ये दोनों तरफ खिंचाव में आ गया। इसका मतलब इसमें टेंसाइल फोर्स लग रहा है। इसलिए जो स्टील हम लोग यूज करेंगे वो हाई टेंसाइल स्टील होनी चाहिए, ताकि उस टेंसाइल फोर्स को सहन करे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, हाई टेंसाइल वाली स्टील होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, हाई टेंसाइल वाली स्टील होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
क्रेन का नाम क्या, देखिए यह क्रेन फिगर में दिया हुआ पूछ रहा है इसका नाम क्या, इसीलिए मैं आपको सब फिगर दिखा दे रहा हूं बार बार कि कोई और भी फिगर आ जाए तो आप पहचान सको भाई ये कौन सी क्रेन थी। मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे ट्रैक टाइप का बिछा हुआ और इस ट्रैक पे ये व्हील चल रहा है। हमने बात किया था कि हमारा क्या होता है, इस टाइप की जो क्रेन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, गैंट्री क्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैंट्री क्रेन कहते हैं। यह क्रेन हमारा वर्कशॉप से बाहर यूज किया जाता है, कहीं फील्ड में, मैदान में, कहीं दूर स्थान पे, हमारा जैसे वर्कशॉप से बाहर फील्ड में, मैदान में यूज करना हो तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, रेलवे ट्रैक की तरह ट्रैक बिछा दिया जाता है और उस ट्रैक पर गैंट्री क्रेन का यह व्हील चलता है। ये चारों दिशाओं में लोड को ट्रांसमिट कर सकता है, लोड को हमारा चारों दिशाओं में फैला सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा ट्रैक बिछा हुआ हो और उस पर हमारा व्हील चल रहा हो तो फिर वो हमारा गैंट्री क्रेन कहलाता है। पिलर जिप क्रेन, तो इसमें पिलर होगा, या मैंने आपको बताया था, या जो पिलर होता है इसको वर्टिकल मस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टिकल मास्ट। और यह जो हॉरिजॉन्टल वाला हिस्सा है जिसपे लोड को लटकाया जाता है यहाँ पे हुक की मदद से, तो इस हॉरिजॉन्टल वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, बूम बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल बूम या बूम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बूम हो गया हमारा। तो ये वर्टिकल मास्ट हो गया, तो वर्टिकल मास्ट के सहारे हमारे बूम लगा हुआ, बूम पे हम लोड को लगाएंगे और इसको चारों तरफ घुमा सकते हैं। इस पिलर के सहारे, इस वर्टिकल मास्ट के सहारे इस बूम को हम लोग ऐसे गोलाई में चारों तरफ घुमा सकते हैं, मतलब हम लोग इसको चारों तरफ लोड को ले जा सकते हैं। प्लस लोड कैसे चलेगा, तो लोड हॉरिजॉन्टल में, लोड को हमने यहां उठा लिया तो वर्टिकल, इसका काम क्या है, वर्टिकल मास्ट का काम है लोड को हॉरिजॉन्टल में इधर 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 चारों तरफ, मतलब ऐसे जब चलाएंगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना, ऊपर नीचे होता तो वर्टिकल, लेकिन यहाँ पे लोड को लटकाने के बाद लोड को हम लोग यहाँ से इधर रख दिया, मतलब लोड को हमने यहाँ से उठाया और फिर यहाँ से ऐसे ले जाकर के इधर रख दिया, तो हम क्या कि लोड को हॉरिजॉन्टल में ट्रांसफर कर दिया हमने। तो इसलिए कई बार पूछता है कि कौन सा हमारा क्रेन है जो हॉरिजॉन्टल में लोड को ट्रांसफर करता है, तो यही हमारा पिलर जिप क्रेन। ठीक है, ट्रेवलिंग क्रेन कौन सा है, तो देखिए ट्रेवलिंग क्रेन हमारा यहाँ उसका फिगर ऊपर है ट्रेवलिंग क्रेन का, और ये हमारा इसका था। ठीक है, ट्रेवलिंग क्रेन हमारे यहाँ पे। ट्रेवलिंग क्रेन में क्या होता है, इसमें देखिए वाल पर, छत की दीवार पे, मतलब जो दीवार होती है वाल पे ऊपर हम लोग लगा देते हैं इसको, या फिर छत से लटका हुआ हमारा कोई सिस्टम हो तो छत से लटका हुआ हमारा ट्रैक वगैरह हो तो उस पर भी लगाया जा सकता है, या तो इसको ज्यादातर दीवार के ऊपर, दीवार पे वाल पे लगा देते हैं इसको, किसको, ट्रेवलिंग वाल क्रेन को, इसीलिए लिखा है ट्रेवलिंग वाल क्रेन या ट्रेवलिंग क्रेन भी कहते हैं। तो इसको हमने, इस वाले हिस्से को हमने वाल पे टाइट कर दिया और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग लोड उठा सकते हैं होस्टिंग की मदद से, या नीचे आएगा लोड को ऊपर को उठा लेगा, फिर हम इसको आगे पीछे मूव करा करके हॉरिजॉन्टल में ले जा सकते हैं। प्लस यह, क्योंकि एक साइड तो दीवार पे लग गया, एक साइड दीवार पे लग गया, लेकिन बाकी तीनों साइड लोड को मूव करा सकता है। पिलर जिप क्रेन चारों साइड लोड को मूव करा रहा था, लेकिन यह एक साइड दीवार पे लगा हुआ तो दीवार वाला साइड छोड़ करके बाकी तीनों साइड, मतलब तीनों साइड में लोड को मूव करा सकता है। लास्ट है ब्रैकेट जिप क्रेन, यह भी हमारा दीवार पे लगाया जाता है और यह हल्के भार के लिए होता है। यह वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, यह भी ट्रेवलिंग वाल क्रेन की तरह ही दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा नॉर्मल सिस्टम है। और यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे ट्रैक लगा हुआ था, ट्रैक पे आगे पीछे यहाँ लोड हो रहा था, क्रॉस ट्रेवल जो लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये नॉर्मल वाला जो ब्रैकेट जिप क्रेन है वह भी वाल पे लगाया जाता है, लेकिन हल्के भार के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है डायनेमो आई बोल्ट का उद्देश्य क्या है। देखिए आई बोल्ट का मैंने फिगर ले रखा है, डायनेमो आई बोल्ट कह रहा है कि डायनेमो पे यह आई बोल्ट लगा हुआ है। दरअसल जो यह आई बोल्ट आपको फिगर में दिख रहा होगा, अब तक आपके दिमाग में आ गया होगा, आपने इसे लगा हुआ देखा भी होगा। मोटर वगैरह पर भी यह बोल्ट लगा होता है। जो मोटर की बॉडी होती है, हमारा मोटर इस तरह से होता है, इसमें यह शाफ्ट निकली हुई होती है, तो इसका जो बॉडी रहता है तो यहाँ पे हमारा आई बोल्ट इसके सेंटर में इस तरह से लगा रहता है, ताकि मोटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठा के ले जाना हो। फिर इस आई बोल्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कोई रॉड वगैरह डालते हैं, फिर दो लोग उधर से दो लोग इधर से पकड़ करके आसानी से इस मोटर को उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जा सकते हैं। तो आई बोल्ट क्या रहता है, आई बोल्ट में देख रहे हैं नीचे की तरफ थ्रेड बनी होती है, और ये जो मोटर का बॉडी होगा, मोटर के बॉडी में भी हमारा क्या होगा, थ्रेड कटा होगा, मोटर के बॉडी में भी थ्रेड कटा होगा। तो इस आई बोल्ट को हम लोग इस थ्रेड में टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसका जो हुक टाइप का दिख रहा है, होल दिख रहा है, ऊपर को रहेगा। फिर जब मोटर को हमें उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना होगा, तो हम लोग इस होल में कोई रॉड वगैरह को अंदर डालेंगे और दो लोग, एक लोग इधर से पकड़ के या दो लोग पकड़ के आसानी से मोटर को उठा के लेकर के चले जाएंगे। तो मोटर पे भी लगाया जाता है, डायनेमो पे भी लगाया जाता है। डायनेमो पे लगाया गया था इसलिए इसको डायनेमो आई बोल्ट बोल दिया गया। ठीक है, डायनेमो जो क्या करता है उसके साथ लगा होता है ना आपका जनरेटर के साथ, डायनेमो हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। तो यह किस काम आता है, तो देखिए लिफ्ट वर्टिकल लोड, भाई ऊर्ध्वाधर भार उठाए, भाई इसमें लगा होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर उठाएंगे ना, उठा करके एक स्थान दूसरे स्थान पर रख देंगे, तो ऊर्ध्वाधर लोड उठाया जा सके उसके लिए ही हमारा क्या लगा होता है, आई बोल्ट लगा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा है क्रेन से ब्रिज निर्माण यहाँ देखिए गर्डर नहीं गार्डर होगा ना, क्या होगा, गार्डर होगा।
यहाँ पे देखेंगे विच क्रेन कंसिस्ट ऑफ ब्रिज कंस्ट्रक्टेड रीडर सपोर्टिंग ए ट्रेवलिंग होइस्ट। ठीक है, गार्डर आप लोग देखेंगे घरों मकानों में भी पहले गार्डर गार्डर लगे होते थे और उसके ऊपर पट्टियां रख करके छत वगैरह बनाई जाती थी। आजकल तो क्या होता है, आजकल तो ढलाई होने लगा है ना, आजकल ढलाई करवा देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले के जो घर मकान होते थे तो उसमें गार्डर लगाया जाता था, मेटल का लोहे का गार्डर होता था, उस गार्डर के ऊपर ऐसे जगह जगह क्या ऐसे ऐसे गार्डर 3-4 लगा दिया गया और इनके ऊपर फिर पट्टियां रख दी जाती थी, पट्टियां रख करके फिर ऊपर सीमेंट बालू से इनका प्लास्टर कर दिया जाता था, छत बन जाती थी। तो वही गार्डर की बात कर रहा है कि कौन से क्रेन में भी गार्डर लगा होता है। ठीक है, तो यह फिगर आपको दिख रहा होगा, यह ओवरहेड क्रेन का, ठीक है, ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन का यह फिगर है। किसका? ओवरहेड का। इसमें देखिए एक गार्डर इधर लगा हुआ है, एक गार्डर इधर लगा हुआ है, एक गार्डर हमारा लगा हुआ है और ऐसे भी गार्डर रखा हुआ है, और इस गार्डर पे हमारा यह क्रेन चल रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना, और यह पूरा हिस्सा भी इस दोनों गार्डर पे आगे पीछे मूव करेगा, प्लस यहाँ गार्डर पे यह जो मशीनरी हमारी हुक लटका हुआ है यह भी इस पे बाएं दाएं मूव करेगा। मतलब यह पूरा सिस्टम भी आगे पीछे मूव कर सकता है और यह बाएं दाएं भी मूव कर सकता है। यह हमारा असेंबली वगैरह वर्कशॉप वगैरह में यूज किया जाता है, जहां पे बड़े सामान को उठाना और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना हो, तो फिर आसानी से यह क्रेन को चलाया जाता है, गार्डर के ऊपर स्लाइड करता है, तो पूरा पूरा सिस्टम ही आगे पीछे भी मूव होगा, प्लस यह जो हुक है यह भी पूरा जितनी चौड़ाई में है बाएं दाएं मूव होगा। तो ये हमारा किस में होता है गार्डर, किस में? देखिए आपको दिख भी रहा होगा, यह गार्डर इधर लगा है, एक गार्डर इधर लगा है, 2 गार्डर यहाँ पे लगे हुए हैं, 4 गार्डर हो गए, किस में लगे हुए हैं? क्वेश्चन पूछा क्रेन में ब्रिज निर्माण, जो ब्रिज निर्माण किया गया उसमें गार्डर होते हैं एक ट्रेवलिंग हाइस्ट को समर्थन करने के लिए। तो किसमें गार्डर होते हैं जिससे ट्रेवलिंग हाइस्ट को समर्थन किया जा सके ट्रेवल करने वाले को? तो ये हमारा ओवर हेड ट्रेवलिंग क्रेन में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही जाएगा कि भाई इसमें गार्डर होते हैं हमारे। ठीक है, गाइड डेरिक क्रेन, तो यह देखिए गाइड डेरिक क्रेन, गाइड नहीं होगा गाइड रहता है, गाइड लिखा होगा गाइड डेरिक क्रेन। ठीक है, यह वाला है। इसमें देखिए गाइड का मतलब जिससे मैंने बताया था जो तार होते हैं जो पकड़ करके उन्हें रखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कोई हमारे गांव में जो खंभे वगैरह बिजली के लगे होते हैं तो उनको तार के द्वारा खींच करके जो बांध दिया जाता है ताकि खंभा गिरे ना दोनों साइड से, तो ये जो तार होता है इसी को एक तरह से गाइड बोला जाता है। तो यहाँ पर भी इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे तार वगैरह खींच करके बांधा गया, तो जो तार होगा वो हमारा गाइड का काम करेगा। तो वही कह रहा है गाइड डेरिक क्रेन, मतलब यह भी हमारा लोड को उठाने के लिए, लेकिन यह भी हल्के लोड के लिए यूज किया जाता है। कौन सा? गाइड डेरिक क्रेन वाला। फ्रेम डेरिक और जीन पोल डेरिक क्रेन, इन दोनों का फिगर अगले पार्ट पे मैंने ले रखा है क्योंकि उधर जगह नहीं था। तो देखिए यह हमारा क्या है, यह फ्रेम डेरिक है। फ्रेम डेरिक का सबसे आसान पहचान है कि यह त्रिभुजाकार आकृति में होता है। किस आकृति में होता है? त्रिभुजाकार आकृति में, और उसका मेन सपोर्ट जो होता है यही होता है हमारा। देखिए यहाँ पे है ना, यह वाला हिस्सा हो गया, यह हिस्सा हो गया, यह त्रिभुज, त्रिभुज की आकृति बन गई जहां भी, तुरंत क्या समझ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे यह फ्रेम डेरिक क्रेन है। कौन सा क्रेन है? फ्रेम डेरिक क्रेन है। बस आपको त्रिभुजाकार आकृति ऐसे दिख जाए तो वही वाला क्रेन है। सबसे आसान तरीका है इसका पहचानने का। और इसका जो मेन सपोर्ट होता है यही हमारा बेस सपोर्ट होता है जो आधार पे टिका रहता है, और इसको रोकने के लिए गाइड, जैसा मैंने तार का बताया ना कि देखिए एक तार एक तरह से यहां से बात करके यहाँ इसको खींच करके बांध दिया गया कि गिरे ना, तो यही गाइड इसी को बोला जाता है। और यह हो गया हमारा जीन पोल डेरिक। जीन पोल डेरिक में क्या होता है कि एक ही पोल होता है, यहां देख रहे हैं ना एक लंबी सी रॉड जैसे दिख रहा है, तो एक ही पोल होता है। इस पोल को रोकने के लिए देखिए 2 गाई इधर खींच करके बांध दिए गए हैं। जो इधर खींचा गया इसको फॉरवर्ड गाई कहते हैं कि फॉरवर्ड में जाने से रोकेगा ना, इसको इधर जाने से रोकेगा, तो इसीलिए इसको फॉरवर्ड गाई बोलते हैं इन दोनों को। 2 तार इधर खींच करके बांध दिया गया और देखिए 2 तार इधर से भी खींच करके बांध, जैसे टेंट वगैरह लगाया जाता है ना, जब टेंट लगाते हैं तो बंबू खड़ा करते हैं और चारों तरफ से खींच करके इधर इधर खींच करके बांध देते हैं ताकि टेंट हमारा सीधा रहे, वो बंबू गिरे ना। तो उसी तरह से यहाँ भी होता है, एक ही पिलर होता है, कह लीजिए एक ही पोल होता है इसमें, इस पोल को ही हम लोग जीन पोल बोलते हैं। और इस पोल को खड़ा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 फॉरवर्ड गाई और इधर वाले को आफ्टर गाई बोलते हैं। तो 2 तार से इधर खींच करके बांध देते हैं, 2 तार से जमीन पे इधर खींच करके बांध देते हैं ताकि वो हमारा जो पोल है वो खड़ा रहे। यह भी हमारा हल्के लोड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, फिर इसके जो हमारा पोल है, पोल में से यहाँ पे लटकाया गया है हमारा बूम, और उसमें जो है हुक लगा हुआ जो लोड को उठाएगा। अगले क्वेश्चन चलेंगे, क्या स्नेक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या? यह बात पहले भी हम लोगों की हो चुकी है कि स्नेक क्या करता है, लुब्रिकेंट, मतलब किन्हीं 2 पार्टों में अगर फ्रिक्शन है उसमें आप तेल डालोगे तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। भाई फ्रिक्शन, घर्षण कम हो जाएगा ना। कहीं भी कोई चीज देखते हैं घिस रही होती है, हम तेल डाल देते हैं बहुत आसानी से स्लिप करने लगता है, मतलब फ्रिक्शन को, घर्षण को कम कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्नेक का यूज करते हैं। इससे पार्ट्स में टूट फूट होना कम हो जाता है, पार्ट्स की लाइफ बढ़ जाती है। तो यहाँ ऑप्शन भी सही हो जाएगा, रिड्यूस फ्रिक्शन, घर्षण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है भार को स्थानांतरित करने के लिए जीप क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? भाई भार को स्थानांतरित करने के लिए हाउ जीप क्रेन इज यूज्ड टू मूव द लोड।
लोड जो मूव को करा, हाउ जीप क्रेन इज यूज्ड टू मूव द लोड, मतलब मूव द लोड, लोड को भार को स्थानांतरित करने के लिए जीप का क्रेन का कैसे उपयोग करते हैं। ये देखिए जीप क्रेन है हमारे पास नॉर्मल वाली, जो पिलर जीप क्रेन है, ये वर्टिकल मास्ट हो गया और ये हमारा हॉरिजॉन्टल बूम हो गया। कैसे करेगा, क्षैतिज, मैंने बताया ना कि ये लोड को लेने के बाद इधर इधर कहीं भी उठा करके रख देता है, तो मतलब लोड को क्षैतिज मूव करता है। मैं भी बताया था आपको, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगी कि हॉरिजॉन्टली, क्षैतिज के लिए यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, हैवी ड्यूटी हार्वेस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा कौन सा रस्सी किसका बना हुआ है, आपको खुद पता चल जाएगा कि अगर हैवी ड्यूटी हॉइस्ट के लिए, मतलब हैवी ड्यूटी मतलब भारी भार आपको उठाना है, तो कौन सी रस्सी का उपयोग करेंगे। बस अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा किसका बना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, मनीला रोप्स है। मनीला रोप्स किसका बना होता है, तो ये केले के रेशे का बनता है। केले का पेड़ होता है ना, केले के पेड़ के रेशों से बनता है। जो केला का पेड़ होता है उसमें जो रेशे निकलते हैं उससे तैयार किया जाता है मनीला रोप। ठीक है, काटन रोप किससे बनता है, तो काटन से बनेगा भाई, काटन का कपड़ा होता है ना जैसे, तो काटन से हमारा काटन रोप बनता है। काटन के कपड़े भी आते हैं, धागा वगैरह समझ में आ गया होगा। यार्न रोप ये सूत की रस्सी होती है। किसकी, सूत का नाम सुना होगा आपने कि सूती कपड़ा है, काटन कपड़ा है, तो वही जो सूत यूज किया जाता है, तो सूत का जो रोप बनता है उसी को यार्न रोप बोलते हैं। जो काटन का होता है उसे काटन रोप बोलते हैं। जो केले के पेड़ के रेशे से बनाया जाता है उसे मनीला रोप बोलते हैं। बचा क्या, पहला वायर रोप। वायर रोप किसके, तो इसमें तार यूज किया जाएगा। क्या, तार यूज किया जाएगा या वायर यूज किया जाएगा इस रस्सी को बनाने के लिए। तो अब आपको देख के खुद समझ में आ रहा हो कि सबसे मजबूत कौन सा होगा। भाई ये काटन का है, काटन कपड़ा मतलब धागे का है, यह भी काटन वाले का, वो सूत वाले का है, या केले के रेशे से रस्सी तैयार की जा रही है। ये तीनों नॉर्मल रस्सी होगी, लेकिन ये वायर रस्सी हो गई। वायर मतलब इसमें तार यूज किया जा रहा है, मतलब मेटल यूज हो रहा है। तार मतलब अधिक मजबूत होगा इन तीनों की अपेक्षा। और जब भारी लोड की बात भी किया था तो ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाई वायर रोप होगा, तार होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कह रहा नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान में निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब विच टूल इज यूज्ड इन इंस्पेक्शन ड्यूरिंग द एक्सेप्टेंस टेस्ट ऑफ न्यू मशीन। कोई नई मशीन आई हुई है तो उसको एक्सेप्ट करना या नहीं करना, तो पहले उसका टेस्ट किया जाएगा, परीक्षण किया जाएगा कि वो मशीन सही बनी है या नहीं। ठीक है, या फिर कोई पुरानी मशीन का भी मरम्मत करने के बाद, रिपेयरिंग के बाद, कोई नई मशीन हो या पुरानी मशीन की मरम्मत की गई हो, उसके बाद उनका क्या परीक्षण किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है, उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो वही एक्सेप्ट जो एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, उसके लिए जो इंस्पेक्शन किया जाता है, जो निरीक्षण किया जाता है, पूछ रहा है वो कौन सा निरीक्षण होता है। स्टील रूल द्वारा नहीं, या तो कोई बात नहीं भाई, स्टील रूल तो हमारा नॉर्मल स्टील रूल होता है जो हमारा लंबाई वगैरह छोटे मोटे मापने का काम आता है। ठीक है, इसकी लिस्ट 0.5 mm होती है। ट्राई स्क्वायर, यह हमारा ट्राई स्क्वायर का फिगर है नीचे वाला। भाई ट्राई स्क्वायर क्या होता है, यह दो पार्ट 90 डिग्री पे है या नहीं उसको चेक करता है। यह हमारा स्टॉक हो गया, यह हमारा ब्लेड हो गया, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। और यह चेक भी यही करता है कि दो पार्ट एक दूसरे से 90 डिग्री पे है या नहीं, या कोई भी हमारा जो जॉब है उसकी सतह समतल है या नहीं। तो यह दोनों काम हमारा ट्राई स्क्वायर की मदद से हो जाएगा। प्लम बॉब, तो देखिए यह हमारा प्लम बॉब का फिगर है, यह आप लोगों ने देखा होगा। इसमें क्या होता है, यह जो हमारा प्लम बॉब नीचे वाला हिस्सा है, यह हमारा ब्रास या स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, ब्रास या स्टील का बना होता है। यह नुकीला होता है ना, नुकीला टाइप में बनाया गया होता है। इस तरह से देख रहे हैं आपको, नुकीला बना हुआ है ना, तो इस तरह से नुकीला बनाया जाता है। यह ब्रास या स्टील का बना होता है। नीचे वाला पॉइंट इसका क्या है, बिल्कुल शार्प है, तीक्ष्ण टाइप का, तेज टाइप का इसके नीचे वाले कोने को बनाया जाता है। और ऊपर जो होता है इसमें एक रस्सी बंधी होती है। क्या होती है, रस्सी के द्वारा यह बांधा गया होता है। वह रस्सी हमारी जो है नायलॉन की हो सकती है। ठीक है, नायलॉन सूत वगैरह की ये रस्सी यूज की जाती है। तो नायलॉन या सूत की हम लोग रस्सी उसमें बांध देते हैं। और इसमें नीचे हमारा जो प्लम बॉब लटका हुआ होता है इस तरह से लट्टू के आकार का, यह ब्रास या स्टील का बना होता है। इसको हम लोग लटकाते हैं। इसका यूज कहाँ किया जाता है, प्लम बॉब का, तो कोई भी अब मशीन हमारी बिल्कुल वर्टिकल है, यानी उसको वर्टिकल को चेक करने के लिए कहीं पे मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा सबसे ज्यादा राजमिस्त्री यूज करते हैं। कौन, राजमिस्त्री, जो घर वगैरह बनाते हैं। तो जब वो दीवार जोड़ते हैं ना, जब वो दीवार जोड़ते हैं, दीवार जोड़ते हुए जाते हैं, मतलब एक ईंट लगाया, फिर इसके ऊपर दूसरी ईंट लगाई, तीसरी ईंट लगाई, तो यह ईंट हमारा जो लगाते हुए जा रहे हैं तो बिल्कुल वर्टिकल लग रही है कि नहीं। एक ईंट लग गई, दो ईंट लग गई, तीन ईंट लग गई, चार ईंट लग गई, तो हमें वो इसके बगल में क्या करते हैं, जब प्लम बॉब में यहाँ पे एक से मेटल का भी रहता है टुकड़ा, जिसके बीच से रस्सी होकर के जाती है, तो इसको यहाँ पे टकराते हैं और यहाँ पे इस प्लम बॉब को लटका देते हैं। तो अगर प्लम बॉब यहाँ से बिल्कुल सही, ज्यादा अंदर ना आए, बिल्कुल सही लटका हुआ है इस तरह से, और
इसका हिस्सा यहाँ टकरा करके ऐसे रहे, तो हम मानेंगे कि बिल्कुल वर्टिकल है, मतलब हमारी दीवार बिल्कुल सीधी वर्टिकल जुड़ रही है, सही जा रही है। लेकिन अगर एक प्लम्ब आप क्या हो, इससे दूरी बढ़ जाए, मतलब आप जब लटका रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, तो प्लम्ब आप जो यहाँ टकराए, तो ये पता चला आपका क्या हो, बाहर को जा रहा है, मतलब ये ऐसा चिपक नहीं रहा, यहाँ गैप आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी दीवार वर्टिकल नहीं है। फिर हम उस हिसाब से ईंट को आगे पीछे करके सेट करते हैं। आपने देखा होगा राजमिस्त्री इसका यूज करते हैं प्लम्ब आपका। तो कोई भी इसी तरह इसको मशीनों में भी यूज किया जाता है, कोई मशीन पूर्तो वर्टिकल में है या नहीं, या लंबवत उसका चेक करने के लिए, क्योंकि यह क्या होती है, बिल्कुल लंबवत रहता है उसके ना, जो हमारी मशीन रहेगी उसकी बॉडी टच करें तो उसकी लंबवत लाइन में जाएगा, तो वो वर्टिकल सही है या नहीं उसको चेक करने के लिए प्लम्ब बॉब यूज करते हैं हम लोग। कौन सा किस मटेरियल का बना है अभी मैंने आपको बता दिया। अब बचा क्या, टेस्ट मैंड्रेल। ये जो टेस्ट मैंड्रेल है ना, देखिए यहाँ पे मैंड्रेल यूज किया गया और यहाँ पे हम लोगों ने डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा रखा है। डायल टेस्ट इंडिकेटर की मदद से हम लोग देखिए इधर चेक कर रहे हैं इसको ना, या गोल गोल घूमेगा, तो अगर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो पता चल जाएगा। तो ये जो टेस्ट मैंड्रेल होता है ना, टेस्ट मैंड्रेल ये होता है जो मशीन को एक्सेप्टेंस करने में हमें मदद करता है। कोई नई मशीन हो या रिपेयरिंग के बाद कोई मशीन यूज की, कोई मशीन का रिपेयरिंग हुआ हो या नई मशीन हो, उनका परीक्षण करने के लिए टेस्ट मैंड्रेल यूज किया जाता है, या टेस्ट मैंड्रेल परीक्षण किया जाता है। ठीक है, जो टेस्ट मैंड्रेल होता है ना, मैंड्रेल जो होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक सॉलिड टाइप मैंड्रेल होता है, और एक जो होता है हॉलो टाइप। कई बार पूछ लेता है कि मैंड्रेल कितने टाइप का होता है, तो ये हमारा दो टाइप का होता है, सॉलिड टाइप मैंड्रेल और हॉलो टाइप मैंड्रेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछ रहा था तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉलिड टाइप या मैंड्रेल टाइप, इसका यह फिगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ऑटोमेटिक लेथ में कौन सा कटिंग ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूं कि ऑटोमेटिक लेथ में कौन सा कटिंग ऑयल यूज किया जाता है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे, क्योंकि मैंने सबके बारे में पहले ही बता रखा है। तो आप लोग क्वेश्चन में क्या कमेंट करेंगे, क्वेश्चन में लिखेंगे 490, उसके बाद आंसर देंगे कि इसका कौन सा आंसर सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, जो भी सही है। तो आप लोग पहले क्वेश्चन नंबर लिखोगे, उसके बाद उसका जो है जवाब दोगे कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला करें, विपरीत दिशा में किस रस्सी के तार मुड़ जाते हैं। देखिए वायर के बाद इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ सकते हैं, सेम क्वेश्चन आया हुआ था, बस दूसरा उसमें ऑप्शन में तीनों थे, इसीलिए हमने तीनों के बारे में पढ़ रखा था, इसलिए अब ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे। हालांकि उस समय दूसरा पूछा था कि कौन से में क्या होता है, वो सेम दिशा में होते हैं, रस्सी का सेम दिशा का पूछा था, अभी से विपरीत दिशा वाला पूछ दिया है। मैंने आपको तीनों उसी दिन बता दिया था कि अगर हमारा विपरीत दिशा की बात करेगा तब हमारा रेगुलर ले रोप होता है। क्या होता है, रेगुलर ले रोप। अगर वायर स्ट्रैंड को, रस्सी जो हमारी बनाई जा रही है उसको विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घुमा करके बनाया जाए तो वह रेगुलर ले रोप कहलाता है। और इसकी पहचान होती है, मैंने बताया था कि सीधी सीधी लाइन ऐसी खींची हुई आपको मिलेगा फिगर में, सब पे क्या होगा, सब पे ऐसे सीधा सीधा लाइन खींचा होगा, तो आप समझ जाओगे कि ये रेगुलर ले रोप है, विपरीत दिशा में घुमा करके बनाया गया है। लैंगले रोप में क्या होता है, इसमें जो होता है सेम दिशा में, लैंगले रोप में सेम दिशा में, यह जो फिगर है आपका लैंगले रोप का है, इसका मैंने बताया था कि ऐसे तिरछी लाइनें खींची गई होती है, सीधा ना खींच करके टेपर। तो जब वायर स्ट्रैंड को क्या हो, सेम दिशा में घुमा करके बनाया जाए तब वो हमारा लैंगले रोप, और जो वायर स्ट्रैंड को रस्सी बनाते समय हमारा विपरीत दिशा में घुमा करके बनाया जाए तो रेगुलर ले रोप। कंबाइंड में क्या होता है, इसमें एक बार विपरीत दिशा में घुमाते हैं, एक बार सेम दिशा में, एक बार विपरीत दिशा में, एक बार सेम में, मतलब विपरीत और सेम दोनों का मिक्स रहता है, तो उसे कंबाइंड ले रोप बोलते हैं। और उसका फिगर आप देख रहे होंगे, यह नीचे है, इसमें देख रहे हैं फिगर में भी दे दिया। यह जब तिरछा तिरछा था तो सेम डायरेक्शन वाला, तो देखिए यहाँ पे भी क्या है, पहले सेम डायरेक्शन वाला है, इस वाले रस्सी में सेम डायरेक्शन है, फिर यहाँ विपरीत दिशा में घुमाने के लिए सीधी लाइन, तो यहाँ देखिए सीधी लाइन से विपरीत दिशा, फिर यह सेम डायरेक्शन वाला सिंबल, सेम डायरेक्शन, फिर सीधा लाइन मतलब विपरीत डायरेक्शन, फिर सेम डायरेक्शन के लिए तिरछी लाइन, फिर सीधा लाइन मतलब विपरीत डायरेक्शन, मतलब एक बार सेम, एक बार विपरीत और एक बार सेम, विपरीत सेम विपरीत सेम, इस टाइप से यूज किया गया है ना, तो ये हमारा कंबाइंड ले रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, मशीन पर ज्यामिति परीक्षणों से पहले किए जाने वाले ऑपरेशन क्या है। व्हाट इज द ऑपरेशन परफॉर्म बिफोर जियोमेट्रिकल टेस्ट ऑफ मशीन, मतलब मशीन का जियोमेट्रिकल टेस्ट करने से पहले क्या करना जरूरी है। देखिए सबसे पहले हमारा मशीन का जरूरी है कि जहां मशीन को हम फाउंडेशन पे रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो मशीन का लेवलिंग सही हो। मशीन टेपर होगी तो उस पे आप कोई भी निरीक्षण करेंगे, ज्यामिति निरीक्षण कीजिए, कुछ भी कीजिए, मशीन सही दिखाएगा ही नहीं, आपको लगेगा कि मशीन खराब है, मशीन में सही ऑपरेशन नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला जरूरी चीज होता है कि मशीन हमारा लेवलिंग हो, मतलब बिल्कुल ओरिजेंटल हो, बिल्कुल सीधा हो, ऐसा नहीं कि टेपर हो, एकदम जमीन के पैरेलल हो, सीधा हो एकदम ना, तो उसी को हम लोग लेवलिंग करते हैं। क्या कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं कि पहले मशीन की लेवलिंग जरूरी है। क्या जरूरी है, लेवलिंग जरूरी है कि मशीन हमारा ऐसे टेपर
मशीन का जो है हमारा, मान लीजिए जमीन है, ये हमारा क्या है, जमीन है, तो जो हमारी मशीन है वो जमीन के बिल्कुल पैरेलल है, मतलब देख रहे हैं ना, ऐसे पैरेलल है, ऐसा ना हो कि मशीन का जो बेस है ऐसे टेपर है, तो इस पे क्या जाए, तो पहले हमारा लेबलिंग करना जरूरी है कि मान लीजिए इधर वाला हिस्सा ज्यादा ऊपर उठा हुआ, इधर डाउन है, तो इधर भी आप क्या करेंगे, पैकिंग वगैरह दे करके इसको भी उठा देंगे। ग्राउटिंग क्या होता है, तो ग्राउटिंग देखिए जब मशीन, हाँ मशीन वगैरह होती है तो उसमें देखिए सीमेंट कंक्रीट से ग्राउटिंग किया जाता है, सल्फर से ग्राउटिंग किया जाता है, लेड से ग्राउटिंग किया जाता है, सबका अपना अपना जरूरत के हिसाब से किया जाता है। ग्राउटिंग का मतलब मान लीजिए कोई हमारा ये फाउंडेशन हो गया ना, फाउंडेशन बोल्ट हो गया, सॉरी फाउंडेशन हो गया हमारा, फाउंडेशन पे हम कोई मशीन रखेंगे, मशीन रखेंगे तो इसके बेस को या बिल्कुल सीधा करने के लिए, लेबलिंग करने के लिए पैकिंग वगैरह भी देना, लकड़ी गुटका पैकिंग वगैरह देना पड़ जाता है। पैकिंग वगैरह देने पे क्या होगा, बीच में कुछ खाली स्थान बच जाएगा, तो इनमें क्या करते हैं हम लोग, कंक्रीट वगैरह भर देते हैं, सल्फर वगैरह भर देते हैं, जिससे कि बेस पूरा मजबूती से बना रहे, तो उसी को ग्राउटिंग बोलते हैं। या फिर जो बोल्ट वगैरह हमारा फाउंडेशन बोल्ट में जाम किया जाता है, फाउंडेशन में जब बोल्ट वगैरह जाम किया जाता है तो उनको जाम करने के लिए भी उसमें हम लोग ग्राउटिंग भरते हैं। अगला है किसी मशीन के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर असरों की जांच करने के लिए, देखिए ब्लॉक स्पिरिट लेवल, यह फिगर है ब्लॉक का, और सिंपल स्पिरिट लेवल हमारे सामने यह वाला फिगर सिंपल वाले का है, और प्रिसीजन स्पिरिट लेवल यह वाला, तीनों का देखिए फिगर मैंने ले रखा है। पूछ रखा है कौन सा मशीन जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों की जांच करता है। जनरली हमारे जो स्पिरिट लेवल होते हैं ओरिजेंटल को चेक करते हैं, ओरिजेंटल चेक की बिल्कुल मशीन हमारी ओरिजेंटल है कि नहीं, क्षैतिज को चेक करते हैं, पर कौन सा वाला हमारा स्पिरिट लेवल है जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों को चेक करता है, वर्टिकल को भी चेक करता है, वर्टिकलिटी को भी और ओरिजेंटली भी चेक करता है, दोनों चीज को चेक करता है, तो वह हमारा ब्लॉक स्पिरिट लेवल होता है। कौन सा होता है, ब्लॉक स्पिरिट लेवल होता है। ब्लॉक स्पिरिट लेवल इस तरह से स्क्वायर आकृति में बना होता है, बीच में स्क्वायर खाता कटा होता है, जिसमें हमारा स्पिरिट लेवल देखिए एक यहाँ पे ऐसे बनाया गया है स्पिरिट लेवल, और एक ऐसे से बनाया गया, दो यूज किए गए, एक हमारा ओरिजेंटल को चेक करेगा और एक हमारा वर्टिकल को, मतलब ओरिजेंटल और वर्टिकल दोनों को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा वाला, ब्लॉक स्पिरिट लेवल। सिंपल स्पिरिट लेवल बिल्कुल इस तरह से सिंपल होता है, इसमें देखिए एक ग्लास की एक तरह से ट्यूब होती है, किसकी होती है, वक्राकार ट्यूब है ग्लास की, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वायल। ये एक वक्राकार ट्यूब होती है ग्लास की, जिसको वायल बोला जाता है। इस वक्राकार ट्यूब में क्या है, हमारा स्पिरिट लेवल है, इस वक्राकार ट्यूब में भरा क्या रहता है, कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो स्पिरिट लेवल होते हैं उनके अंदर क्या भरा गया होता है, तो उनके अंदर भरा होता है एल्कोहल, इंडस्ट्रियल एल्कोहल कह सकते हैं आप, औद्योगिक एल्कोहल, ठीक है। इसके अंदर क्या भरा गया होता है, कोई भी हमारा स्पिरिट लेवल उसमें यही भरा रहेगा ना, इंडस्ट्रियल एल्कोहल भरा रहता है, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्पिरिट भरा रहता है, ठीक है। क्या भरा रहता है, स्पिरिट। इंडस्ट्रियल एल्कोहल के ये स्पिरिट के ये हुआ, इसके अंदर भरा गया होता है इस कांच के अंदर, और एक वायु का एक हवा का बुलबुला रहता है, तो दोनों जो गुरुत्वाकर्षण का काम करता है दोनों पे सेम काम करता है, इस वजह से जो हमारा यह इंडस्ट्रियल एल्कोहल है स्पिरिट है, इसका घनत्व तो ज्यादा होता है, इसलिए ट्यूब में नीचे रहता है, और जो वायु का बुलबुला डाला जाता है, देखिए ये वायु का बुलबुला है, ये कहां चला जाता है, इसका घनत्व कम होने की वजह से हमेशा ट्यूब में ऊपर की तरफ रहता है, ये हमारा वायु का बुलबुला है, वायु बुलबुला है, ठीक है। तो हम जब तैयार करते हैं तो इसको इस सब तैयार करते हैं कि जब ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो वायु का बुलबुला हमेशा कहां आ जाए, सेंटर में आ जाए, तो इसीलिए जब भी हमारा स्पिरिट लेवल किधर भी झुकेगा, इधर झुकेगा तो बुलबुला उधर भाग जाएगा, उधर झुकेगा तो इधर भाग जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल है या नहीं। अगर बुलबुला कहीं अगर बाएं साइड है दाएं साइड है, इसका मतलब वो मशीन हमारी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो हम उसमें पैकिंग देकर के उसको बढ़ाएंगे। जब हमारा बुलबुला बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा तब हम समझ जाएंगे कि अब मशीन हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल आ चुका है। तो इसमें स्पिरिट इसमें जो ट्यूब या वक्राकार ट्यूब होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्राकार ट्यूब को हम लोग वायल बोलते हैं। इसमें जो भरा गया होता है लिक्विड उसको हम लोग इंडस्ट्रियल एल्कोहल या स्पिरिट बोलते हैं, और इसमें एक वायु का बुलबुला रहता है जो सेंटर में रहता है, और ये वायु का बुलबुला हमेशा ऊपर की तरफ क्यों रहता है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, और इंडस्ट्रियल एल्कोहल या स्पिरिट का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है। स्पिरिट आप लोगों ने देखा होगा, जब पहले आपको चोट वगैरह लगती थी डॉक्टर के यहाँ जाते थे तो चोट को जिस चीज से धोते थे, देखते थे जब उसको लगाते तो आपको शरीर को ठंडापन सा महसूस होता था,
कैसा होता था, ठंडापन था। वो स्प्रिट लगभग ब्लू कलर के पानी टाइप का दिखता होगा, और जब आपको चोट वगैरह लग जाती है तो डॉक्टर पहले उस स्प्रिट से उस चोट को साफ करते हैं, फिर दवा लगा करके पट्टी वगैरह मलहम वगैरह लगा करके बांधते हैं, ठीक है। तो जो वो नीला कलर का रहता है जिसको लगाते ही आप देखोगे आपको ठंडा महसूस होगा। स्प्रिट क्या करता है, ठंडा टाइप करता है, उसी से चोट वगैरह को धोया जाता है, जहां घाव लगा होता है उसको धोया जाता है। तो वही इंडस्ट्रियल एल्कोहल कहिए या स्प्रिट कहिए, वही इसके अंदर भरा गया होता है और उसमें एक वायु का बुलबुला होता है। तो सिंपल वाला हो गया। प्रिसीजन स्पिरिट लेवल, तो यह वाला प्रिसीजन स्पिरिट लेवल है। जब ज्यादा एक्यूरेसी में हमें देखना हो तो प्रिसीजन स्पिरिट लेवल यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगला कह रहा है क्रेन का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए क्रेन दिखाया गया, बड़ी आसान है। यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक गाड़ी जैसा दिख रहा है, कैसा, ट्रक के जैसा, और ट्रक पर यह क्रेन का सिस्टम लगा दिया गया है। ट्रक के ऊपर क्या भाई, ये 4 पहिए है तो ये ट्रक हो गई एक तरह से, ट्रक की तरह है, तो ट्रक पे एक तरह से क्या किया गया, क्रेन का सिस्टम लगा दिया गया। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, जब कार एक्सीडेंट, ट्रक एक्सीडेंट कुछ भी होता है तो वो क्रेन आती है ना, जो कार को कहीं खाई में गिर गई है या फिर एक्सीडेंट हो गया है तो उसको उठा करके दूर दूर स्थानों तक, उसके वर्कशॉप तक पहुंचाती है। तो दूरस्थ स्थानों पर, कह लीजिए दूर स्थानों पर, दूरस्थ स्थानों पर भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो क्रेन यूज की जाती है उसी को क्या कहते हैं, ट्रक के ऊपर क्रेन है तो ट्रक माउंटेड क्रेन। ट्रक माउंटेड क्रेन क्या कहते हैं, ट्रक पे क्रेन माउंट किया गया है, चढ़ाया गया है, ट्रक माउंटेड क्रेन। यह क्या करता है, यह भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूर दूर स्थान तक ले जाता है। जब हमें भार को दूरस्थ स्थानों तक ले जाना हो, दूर स्थानों तक ले जाना हो तो वहां पे हम लोग ट्रक माउंटेड क्रेन यूज करते हैं। और जब आपने देखा होगा कार वगैरह खराब हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो इन्हीं के द्वारा उठा करके उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। गैंट्री क्रेन मैंने आपको बताया था कि बाहर फील्ड वगैरह में क्या होता है, ट्रैक बिछा दिया जाता है, उस ट्रैक पे यह व्हील होता है जो चलता है और चारों दिशाओं में भार को लेकर के घुमाया जा सकता है। तो ये गैंट्री क्रेन होता है। पिलर जिप क्रेन है, बिल्कुल सिंपल होता है। यह वाला जो है यह पिलर हो गया, वर्टिकल मास्ट, हॉरिजॉन्टल बूम, और यह भार को चारों तरफ घुमा सकता है और भार को हॉरिजॉन्टल कैसे ले जाता है, क्षैतिज अवस्था में। ट्रेवलिंग वॉल क्रेन क्या है, यह आपके दीवालों पर लगाया जाता है या छत पर लगे हुए और ट्रैक लगे हुए उस पर या दीवालों पर ऊपर की तरफ लगाए जाते हैं, ये हमारे ट्रेवलिंग वॉल क्रेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, कह रहा स्टीम टरबाइन के लिए ग्राउटिंग के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ग्राउटिंग क्या होता है, मैंने बताया आपको कि जो हमारे फाउंडेशन होते हैं, फाउंडेशन में हमारा बोल्ट वगैरह जाम कर दिया जाता है तो उनको ग्राउटिंग से भरा जा सकता है। क्योंकि बोल्ट डालने के बाद क्या करेंगे, फाउंडेशन में कंक्रीट बालू सीमेंट वगैरह भर देते हैं, जाम हो जाते हैं, यह भी ग्राउटिंग कहलाता है। या कह लीजिए जब हमारा फाउंडेशन तैयार होने के बाद इस पर मशीन रखी जाती है, मशीन को बिल्कुल हॉरिजॉन्टल करने के लिए नीचे पैकिंग वगैरह दिया जाता है। पैकिंग देने के बाद जो गैप भर जाता है उसमें भी फिर ग्राउटिंग कर दिया जाता है। ग्राउटिंग करने का मतलब है कंक्रीट हो गया हमारा और सीमेंट हो गया, उनका घोल बना करके इस बीच में भर देना, वही हमारा ग्राउटिंग कहलाता है। तो कब किसको भरेंगे, तो देखिए लेड वाला कब करते हैं, सल्फर वाला कब करते हैं, और सीमेंट कंक्रीट की ग्राउटिंग, ये वाला उतना नहीं यूज होता। क्लेम लाइम ब्रिक ग्राउट नहीं, मेन ये तीनों ग्राउट यूज होते हैं, ठीक है। तो सीमेंट कंक्रीट का ग्राउट तब यूज किया जाता है जहां पे कंप्रेसिव लोड लग रहा हो, ज्यादा कंप्रेसिव लोड सहन करना हो, कंप्रेसिव लोड ज्यादा लग रहा हो, वहां पे हम लोग सीमेंट कंक्रीट वाला ग्राउट यूज करते हैं। सीमेंट कंक्रीट को मिला करके इनके बीच में भर दिया जाता है ताकि उनका लेवल बना रहे, ठीक है। उसका सल्फर कहाँ यूज करते हैं, देखिए सीमेंट कंक्रीट वाले में दिक्कत ये है कि कंप्रेसिव लोड तो सहन कर लेता है, वहां पे यूज किया जाता है, लेकिन तेल सोखे हुए क्षेत्र के लिए सही नहीं है। मतलब कहीं ऐसा एरिया जहां पे खूब ज्यादा तेल गिर रहा हो तो वहां पर यह ग्राउटिंग उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो तेल सोखे हुए क्षेत्रों के लिए ठीक नहीं होता, तेल सोखे हुए क्षेत्र के लिए ठीक नहीं, उपयोगी नहीं या ठीक नहीं, ठीक है। सल्फर वाला क्या है, तो देखिए सल्फर जब हम यूज करते हैं जहां पर हमारा क्या हो, तेल वगैरह से तेल या ग्रीस वगैरह गिर रहा हो तो ऐसी जगहों पे सल्फर ग्राउटिंग की जाती है। तेल ग्रीस से प्रभावित के लिए, तेल ग्रीस से प्रभावित क्षेत्र के लिए सल्फर वाला यूज किया जाता है, ठीक है। लेड वाला कहां यूज करते हैं, तो यही यूज करते हैं स्टीम टरबाइन के लिए। अगर स्टीम टरबाइन है उसके लिए हमें ग्राउटिंग करना है, उसके लिए ग्राउटिंग करना है तो लेड यूज करेंगे, शीशा यूज करेंगे, शीशा की ग्राउटिंग की जाएगी। यह काफी महंगा होता है, इसलिए नॉर्मल जगहों पे यूज नहीं करेंगे लेड को, स्टीम टरबाइन रहता तभी, क्योंकि ये महंगा होता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भाई स्टीम टरबाइन का पूछा था तो उसके लिए ग्राउटिंग लेड वाला किया जाएगा। चलिए तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।